आगरा, मोहब्बत का शहर, जहां ताजमहल की दीवारों से इश्क की दास्तानें जड़ती हैं। वहीं इसी शहर के एक कोने में दयाल बाग के पास बेस मुमताज अपार्टमेंट में एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जो नफरत, जुनून और बदले से सनी हुई थी। पांच अक्टूबर 2024 की वो शाम बिल्कुल आम थी। बिल्डिंग के नीचे बच्चे खेल रहे थे और लोग ऑफिस से थके हारे लौट रहे थे। फ्लैट नंबर 501 में रहने वाले प्रभाकर अवस्थी अपने घर के मुखिया थे। पीडब्ल्यूडी में एक ईमानदार ऑफिसर की छवि थी उनकी, लेकिन घर के अंदर वो एक सख्त डिसिप्लिन पसंद बाप थे। उनकी पत्नी वीना एक ऐसी महिला थी जिनकी मुस्कुराहट पूरे फ्लोर पर मशहूर थी। उनकी दो बेटियां थी, शीतल जो मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर लौटी थी, और सीमा जो अभी ग्रेजुएशन कर रही थी। उस रात सीमा बिल्डिंग के गार्डन में बैठी थी। सामने वाले ब्लॉक में कांति जी के बेटे की मेहंदी का जश्न चल रहा था। ढोलक की आवाज गूंज रही थी, लेकिन सीमा के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। वो इस शहर से, इन बंदिशों भरी जिंदगी से तंग आ चुकी थी। वहीं उसका पड़ोसी शंकर आया। शंकर एक चुपचाप रहने वाला लड़का था जो अक्सर सीमा की तरफ देखा करता था। सीमा ने कहा, शंकर, कभी कभी लगता है कि इस अपार्टमेंट की दीवारों के बाहर कोई अलग ही दुनिया है। मैं यहां से दूर जाना चाहती हूं। शंकर ने गहरी सांस ली और बस इतना कहा, दूर जाना आसान होता है सीमा, लेकिन पीछे छूटे निशान कभी नहीं मिटते। उस वक्त सीमा को नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। 6 अक्टूबर सुबह के ठीक 6:30 बजे आगरा की ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी। शीतल रसोई में नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। उसके हाथ आटे से सने हुए थे। प्रभाकर ब्रश कर रहे थे और वीना ने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वीना ने सोचा शायद दूध वाला होगा या पड़ोसी कांति जी कोई और रस्म का बुलावा देने आए होंगे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उनके सामने एक गोरा चिट्टा नौजवान खड़ा था। उसने एक डिजाइनर हुडी पहनी थी और उसके पांव में रंगीन महंगे स्नीकर्स थे। वीना के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट आई और उन्होंने पूछा, बेटा किससे मिलना है? जवाब में कोई शब्द नहीं आया, बस एक जोरदार लात वीना के पेट में लगी और वो पीछे दीवार से जाकर टकराई। उस शख्स ने एक हाथ से दरवाजा बंद किया और दूसरे हाथ से अपनी कमर से निकालकर एक 9 मिलीमीटर की पिस्टल निकाल ली। प्रभाकर बाहर भागे। क्या हो रहा है ये? हमलावर ने बिना कुछ कहे गन का पिछला हिस्सा प्रभाकर के चेहरे पर दे मारा। खून की एक धार फर्श पर गिर गई। शीतल चीखी और सीमा जो अपने कमरे से निकली थी, उसने बैल्कनी की तरफ भागने की कोशिश की। एक कड़कदार आवाज अपार्टमेंट की शांति को चीर गई। ठाएं। गोली सीमा के पैर में लगी। वो दर्द से कराह उठी और जमीन पर ढेर हो गई। चुप। एक और आवाज निकली तो अगला निशाना तुम्हारे भेजे पर होगा, उस शख्स ने ठंडी बर्फ जैसी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था। पड़ोसी कांति जी ने गोली की आवाज सुनी थी। उनके पिता कभी आर्मी के एम्यूनिशन डिपार्टमेंट में थे, इसलिए उन्हें पता था कि यह कोई पटाखा नहीं था। उन्होंने बिना देरी किए 100 नंबर में लाया। 10 मिनट के अंदर मुमताज अपार्टमेंट के बाहर सायरन्स गूंजने लगे। इंस्पेक्टर रितेश देशमुख अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्हें लगा शायद कोई डकैती है, लेकिन जब उन्होंने बिल्डिंग के बाहर भीड़ देखी और फ्लैट 501 की बैल्कनी से हमलावर को देखा तो उन्हें समझ आ गया कि यह केस बड़ा है। पुलिस ने एक लाउड हेलर से चिल्लाया, अंदर जो कोई भी है अपने हाथ ऊपर करके बाहर आ जाओ, तुम घिर चुके हो। अंदर से जवाब में हमलावर ने शीतल को बैल्कनी पर खड़ा किया, उसकी गर्दन पर गन रखी। पुलिस को पीछे हटाओ वरना पहली लाश नीचे गिरेगी, उसने चिल्लाकर कहा। इंस्पेक्टर रितेश के लिए यह एक पहेली थी। प्रभाकर अवस्थी एक शरीफ पीडब्ल्यूडी ऑफिसर थे।
उनका किससे झगड़ा हो सकता था? एंगल 1, कॉन्ट्रैक्टर का बदला। पुलिस ने सबसे पहले प्रभाकर के ऑफिस में फोन किया। पता चला कि 3 हफ्ते पहले उन्होंने अगुजराही सेठ नाम के एक बदमाश कॉन्ट्रैक्टर का टेंडर कैंसिल किया था। सेठ ने केबिन में घुसकर धमकी दी थी। पुलिस ने सेठ को उठाया, लेकिन वो उस वक्त मथुरा के एक मंदिर में प्रसाद बांट रहा था। उसके साथ 50 गवाह थे। यह रास्ता बंद हो गया। एंगल 2, कपिल भट्ट की मौत। दूसरी खबर आई कि कपिल भट्ट, जो प्रभाकर का सबऑर्डिनेट था, उसने सस्पेंड होने के बाद सदमे में सुसाइड से जान दे दी थी। क्या उसका बेटा बदला लेने आया था? जब कपिल के घर पुलिस पहुंची तो पता चला कि उसका बेटा तो 10 साल से कनाडा में है और वो वहां से हिला तक नहीं। एंगल नंबर 3, पारिवारिक राज। तभी प्रभाकर के एक दूर के रिश्तेदार ने पुलिस को बताया कि प्रभाकर का एक छोटा भाई था जिसे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में निकाल दिया गया था। उसका बेटा लौकिक एक खतरनाक क्रिमिनल बन चुका था। लौकिक की फाइल निकाली गई। वो तिहाड़ जेल में था, लेकिन 3 दिन पहले ही पैरोल पर बाहर आया था। इंस्पेक्टर रितेश को पूरा यकीन हो गया ये लौकिक ही है, अपने बाप का हिस्सा मांगने आया है। अंदर हालात बदतर हो रहे थे। प्रभाकर और वीना के हाथ पैर बंधे हुए थे। सीमा का खून लगातार बह रहा था। वो शख्स जिसे पुलिस लौकिक समझ रही थी, वो उनके बीच में किसी मालिक की तरह घूम रहा था। उसने किचन में जाकर मैगी बनाई। उसने एक प्लेट वीना के सामने रखी और कहा, खा ले बुढ़िया, पिछले 2 साल से मैंने घर का खाना नहीं खाया। आज तेरे हाथ का खाना मिलता, लेकिन तूने मौका ही नहीं दिया। वीना की आंखों में आंसू थे। वो हैरान थी कि ये लड़का उनसे ऐसी बातें क्यों कर रहा था, जैसे कोई पुराना रिश्ता। वहीं बाहर शंकर, जो उनका पड़ोसी था, पागल हो रहा था। वो सीमा से प्यार करता था। उसने पुलिस की नजरों से बचकर टेरेस से रस्सी लटकाई। वो चाहता था कि बालकनी के रास्ते अंदर घुसकर हमलावर को काबू कर ले, लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरा, हमलावर ने उसे देख लिया। एक गोली चली और शंकर का हाथ छूट गया। वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरा। भीड़ में चीख पुकार मच गई। शंकर बच तो गया, लेकिन उसके दोनों पैर टूट गए। 24 घंटे बीत चुके थे। हमलावर अब थक रहा था, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ था। उसने अचानक अपना मोबाइल निकाला और फेसबुक लाइव शुरू किया। उसने वीडियो में प्रभाकर का खून से सना चेहरा दिखाया, सीमा की चोट दिखाई, लेकिन एक बात ने इंस्पेक्टर रितेश का ध्यान खींचा। उसने शीतल का चेहरा नहीं दिखाया। वो शीतल को हमेशा फ्रेम से बाहर रखता था या उसकी पीठ दिखाता था। इंस्पेक्टर ने फौरन साइबर सेल को बोला, इस लड़के की लाइव स्ट्रीम ट्रेस करो और शीतल के मुंबई के सारे कॉन्टैक्ट्स निकालो। ये केस प्रॉपर्टी का नहीं है, ये केस ऑब्सेशन का है। शाम तक रिपोर्ट आ गई। शीतल मुंबई में सॉफ्टवेयर के साथ साथ थोड़ी बहुत एक्टिंग और मॉडलिंग करती थी। वहां वो एक कास्टिंग एजेंट से भी मिली थी, अविनाश सिंह। अविनाश कानपुर का रहने वाला था, एक मेहनती लड़का जो मुंबई गया था ताकि अपने पिता अजय सिंह का नाम रोशन कर सके। लेकिन मुंबई की भीड़ में वो खो गया। वो एक छोटा मोटा कास्टिंग एजेंट बनकर रह गया। 1 साल पहले शीतल उसके पास पोर्टफोलियो लेकर आई थी। शीतल के लिए वो सिर्फ एक जरिया था काम पाने का। लेकिन अविनाश, जो शहर में अकेला और ठुकराया हुआ महसूस करता था, उसे शीतल की दोस्ती में प्यार नजर आने लगा। उसने शीतल को स्टॉक करना शुरू किया। वो उसे दिन में 50 मैसेजेस करता। जब शीतल ने उसे ब्लॉक किया तो वो उसके घर के नीचे पहुंच गया। एक दिन उसने शीतल का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो शीतल ने पुलिस बुला ली। मुंबई पुलिस ने अविनाश को लॉकअप में डाल के बहुत मारा। उस रात जेल में पड़े हुए अविनाश ने सोचा, मैं बुरा नहीं हूं, दुनिया बुरी है। शीतल मेरी है और अगर मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। उसने एक इल्लीगल वेपन खरीदा और आगरा तक पीछा करता हुआ आ गया। 48 घंटे होने को आए थे। अविनाश ने डिमांड की थी कि एक गुरुजी को भेजा जाए जो उसकी और शीतल की शादी करवा सके। पुलिस ने एक अंडरकवर कांस्टेबल विकास को धोती कुर्ते में पंडित बनाकर अंदर भेजा। विकास के पास एक हिडन कैमरा था और कान में एक ईयरपीस। लेकिन अविनाश होशियार था। उसने पंडित की तलाशी ली। जब उसे पंडित के पेट पर बंधा हुआ माइक मिला तो उसका दिमाग फट गया। तुमने मुझे धोखा दिया,
उसने चिल्लाकर गोली चला दी। विकास वहीं ढेर हो गया। वो देश के लिए शहीद हो गया, लेकिन उसके कैमरे ने पुलिस को अंदर की एग्जैक्ट लोकेशन दे दी। इंस्पेक्टर रितेश ने आखिरी फैसला लिया, ऑपरेशन मुमताज। बाथरूम की खिड़की के ग्रिल्स पहले ही ढीले कर दिए गए थे। ठीक 12 बजे एक बड़ा बेसिक ग्रेनेड बिल्डिंग के सामने फोड़ा गया ताकि अविनाश का ध्यान भटक जाए। उसी पल पुलिस बाथरूम के रास्ते और मेन दरवाजे से एक साथ अंदर घुसे। बूम! धुआं ही धुआं था। अविनाश ने शीतल की गर्दन पर गन रखी थी, लेकिन एक स्नाइपर की गोली ने उसके हाथ को निशाना बनाया। गन छूट कर गिर गई। कमांडोज ने उसे दबोचा और जमीन पर पटक दिया। प्रभाकर, वीना, शीतल और सीमा चारों को बाहर लाया गया। शीतल सदमे में, शॉक में थी। वो सिर्फ इतना बोल रही थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कुछ नहीं किया। अविनाश को जब पुलिस वैन में डाला जा रहा था तो मीडिया के कैमरों के सामने उसने देखा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने कहा, कम से कम अब पूरा शहर मुझे जानता तो है, अब मैं अकेला नहीं हूं। कानपुर में अजय सिंह ने जब टीवी पर अपने बेटे को हथकड़ियों में देखा तो उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने वो मेडल उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया जो उन्हें बेस्ट टीचर के लिए मिला था। तो दोस्तों, ये थी आगरा के मुमताज अपार्टमेंट की वो खौफनाक दास्तान। 48 घंटे, 3 लाशों की कोशिश, शंकर, विकास और सीमा, और एक टूटे हुए दिमाग का जुनून। क्रिमिनल कोई पैदाइशी नहीं होता। अविनाश एक भटका हुआ नौजवान था जिसे नो सुनने की आदत नहीं थी। हम अपने बच्चों को सफलता तो सिखाते हैं, लेकिन असफलता और रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है ये सिखाना भूल जाते हैं। शीतल की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक अजनबी पर भरोसा किया, और अविनाश की गलती यह थी कि उसने उस भरोसे को मालिकाना हक समझ लिया। आज मुमताज अपार्टमेंट में फिर से शांति है, लेकिन फ्लैट नंबर 501 के दरवाजे पर आज भी गोली का वो निशान मौजूद है जो हर आने जाने वाले को याद दिलाता है कि दुश्मनी बाहर से नहीं, कभी कभी आपके अतीत, आपके पास्ट से निकल कर आती है। मैं हूं अंकुर अरमाम। अगली बार फिर मिलूंगा एक और दहला देने वाली सच्ची कहानी। सॉरी, मैं हूं अंकुर अरमाम। अगली बार फिर मिलूंगा एक और दहला देने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।